विद्यार्थियों, क्लास 11 फिजिक्स, मेरा नाम है पवन द्विवेदी। हम अपने अध्याय 9 के अंतर्गत तरलों के यांत्रिक गुणों को आज समझेंगे और आज के चैप्टर में हम जिन जिन कॉन्सेप्ट को समझेंगे वो हैं तरल दाब, घनत्व, प्रेशर, किसी गहराई पर दाब की गणना के लिए एक फार्मूला निकलता है, उस डेरिवेशन को निकालेंगे, गहराई के साथ में दाब परिवर्तन का सूत्र निकालेंगे। इसमें एक नियम है पास्कल का नियम, उसका अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर इसका जो अनुप्रयोग है एक वो है लिफ्ट का, हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत है, द्रव चालित लिफ्ट का, उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तरल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स होता क्या है। देखिए, तरल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, बेसिक मीनिंग है, उसका मतलब है फ्लो, उसका मतलब है प्रवाह। इसका अर्थ ये है कि वह पदार्थ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती तथा जो बह सकता है, जिसमें बहने का गुण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ बह सकती हैं? द्रव बह सकता है और गैस, गैसों और द्रवों दोनों में बहने का गुण होता है और ये जिस बर्तन में होती हैं या डाले जाते हैं उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। पानी जैसे होता है या अन्य कोई तरल पदार्थ। तो तरल में कौन कौन सी चीज़ें आ गई बच्चों? द्रव और गैस दोनों। खासतौर से हम द्रव का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे, लेकिन फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स है ये पूरी। फ्लूइड का मतलब हुआ द्रव और गैस दोनों, जिनमें बहने का गुण होता है और जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अब आपने देखा होगा कि जब हम किसी नल में से, वाटर टैप में से पानी गिर रहा हो या किसी पानी से भरे बर्तन में हम छेद करते हैं तो पानी उस छेद से बाहर निकलने लगता है। यदि हम इस पानी के बहाव को रोकना चाहते हैं तो हमें उस पर अंगूठे से या उंगली से उसके दबाना पड़ता है, जिससे हमारी उंगली पर हमें ये लगता है कि प्रेशर लग रहा है, कोई बल लग रहा है। तो बर्तन जो है, जैसे ये नल है, ये वाटर टैप है, इस पर आप यहाँ उंगली रखेंगे और दबाएंगे, तो उंगली रख के इसको रोकना चाहेंगे तो आपको दबाव का अनुभव होगा। तो इससे पता लगता है कि द्रव बर्तन की तली पर और दीवार पर दाब आरोपित करता है। अब वो दाब कैलकुलेट कैसे होगा? दाब की परिभाषा क्या होगी? दाब यहाँ पर, जैसे ये कोई चीज़ है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, इसमें ये चीज़ है, तो चारों तरफ से यहाँ पर बल आरोपित हो रहे हैं, जिसके कारण इसका दाब बनता है। तो किसी तरल द्वारा किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को, परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा किसी भी वस्तु पर, उसको इस तली पर भी दाब लगेगा, उसको कहते हैं हम दाब, प्रेशर। तो प्रेशर की का सूत्र क्या हुआ? ये तो परिभाषा हो गई। किसी तरल द्वारा किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब दाब बराबर लंबवत बल लग रहा है और एकांक क्षेत्रफल पर, तो लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। यदि लंबवत लगने वाला बल कैपिटल F हो तो दाब को हम लिख सकते हैं P बराबर F/A। F को यहाँ पर, ये जो लंबवत बल है इसको प्रणोद कहा जाता है, थ्रस्ट कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि तरल द्वारा किसी तल पर के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल या प्रणोद, उस प्रणोद को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यदि क्षेत्रफल बहुत छोटा हो, जैसा कि हम यदि एरिया को ले लेते हैं डेल्टा ए, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल का मान भी बहुत सीमित होगा, बहुत छोटा होगा, वो डेल्टा एफ हो, तब हम इस प्रेशर का सूत्र लिखते हैं P लिमिट A टेंस टू 0, डेल्टा F अपॉन डेल्टा A। ये टेंस टू क्या होगा? 0 होगा। ये 0 की तरफ जा रहा है, बहुत कम है, डेल्टा F अपॉन डेल्टा A, F की जगह डेल्टा F। ये इसको आप कैसे समझ सकते हैं? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दाब। कैसे? आप इस चित्र में देख रहे हैं, यदि कील है, एक नेल है, कील है, और यदि वो मोटी है तो उसको दीवार में ठोकना बड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि उसकी नोक पतली है, उसकी नोक पतली बनाई जाती है, तो आसानी से वो दीवार में या किसी सरफेस पे उसको लगाया जा सकता है। उसका कारण क्या है? एरिया कम हो जाता है। एरिया कम हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से आप दाब को समझ सकते हैं। अब हम इसका मात्रक समझते हैं।
तो P बराबर F अपॉन ए हो गया। मात्रक F का क्या आएगा, न्यूटन, एरिया का क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल के सम्मान में इसको पास्कल कहते हैं और इसका संकेत कैपिटल P A है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है, पास्कल कहलाता है। और सीजीएस में यूनिट हो जाएगा फोर्स का, बल का होता है डाइन, और एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक और अन्य मात्रक है एटीएम, जिसको वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर, और इसका मान होता है पृथ्वी तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है। तो इसलिए एक एटीएम की वैल्यू क्या होती है, एक वायुमंडलीय दाब 1.013 × 10⁵ पास्कल, और ये 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। बैरोमीटर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है ट्यूब में, तो ये उसके बराबर आता है। एच रो जी से इसको निकाला जाता है फार्मूले से, तो ये इसके मात्रक है। और अन्य मात्रक भी है। विमी सूत्र हम निकाल लेते हैं। एफ का विमी सूत्र आप जानते हैं, MLT-2 होता है, एरिया का होता है L2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो विमी सूत्र हो जाएगा ML, विमी सूत्र इसका होगा ML2 ऊपर जाएगा ML-1T-2, क्योंकि L2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और T के ऊपर हमारा -2 ही रहेगा। अदिश राशि है ये, हालांकि फोर्स सदिश राशि है, ये फोर्स जो है प्रणोद है, लेकिन दाब जो है वो अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। अब दाब के चैप्टर को पढ़ने में घनत्व का भी उपयोग हुआ। घनत्व हालांकि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, एक बार हम और उसे समझ लेते हैं क्या होता है। घनत्व बराबर आपने विमी सूत्र में पढ़ा है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो किसी तरल के एकांक आयतन के द्रव्यमान, द्रव्यमान को सांहति भी कहा जाता है, को उसका क्या कहते हैं हम, घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को क्या संकेत लिखेंगे, रो, डी भी लिखते हैं इसको, स्मॉल डी, डेंसिटी। प्रायः हम सॉलिड्स में डी का यूज करते हैं और लिक्विड में, फ्लूइड्स में हम यूज करेंगे रो का। तो रो इज इक्वल टू द्रव्यमान क्या होता है, संकेत स्मॉल m, आयतन का संकेत क्या होता है v, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m/v। यूनिट हम इससे निकाल लेंगे, फार्मूला हमारे पास है। द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम, आयतन का होता है क्यूबिक मीटर, घन मीटर, तो किलोग्राम पर घन मीटर। सीजीएस यूनिट आएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर त्रिघात। विमी सूत्र निकाल लेते हैं। मास का कैपिटल M, वॉल्यूम का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसका मतलब है L3। L3 को ऊपर ले जाएंगे तो ML-3T0, ये घनत्व का विमी सूत्र होगा। ठीक है, ये भी अदिश राशि है। इन सब चीज़ों को आप नोट करें। अब हम दाब का व्यंजक निकाल लेते हैं। किसी डेप्थ पे हमें किसी द्रव का दाब निकालना है, तो इस डायग्राम को देखिए, इस चित्र को देखिएगा। हमने ये मानते हैं कि एक बर्तन में रो घनत्व वाला इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है। इसका स्वतंत्र पृष्ठ ये है, इससे स्मॉल h गहराई पर एक बिंदु ये O है, इस पर हमें दाब की गणना करनी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक काल्पनिक बेलन बनाते हैं और उस बेलन की ऊंचाई कितनी है, h है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो यदि हमने इस काल्पनिक बेलन को माना है तो बेलन का भार mg, इसमें भरे द्रव का भार या पानी का भार mg नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो इस पर लगने वाला जो लंबवत बल है वो हम निकालेंगे। कैसे, जितना द्रव इस बेलन के अंदर है उसके भार के बराबर होगा, वही यहाँ पर इस पॉइंट O पर लंबवत बल कार्य कर रहा है। तो F बराबर बेलन में भरे द्रव का भार क्या होता है, mg, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व। अभी हमने घनत्व का सूत्र पढ़ा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयतन गुणित घनत्व। इस बेलन का आयतन, आयतन कैसे निकलता है, यदि क्षेत्रफल में हम ऊंचाई का और गुणा कर दें, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो हाइट का और गुणा कर देते हैं क्षेत्रफल में, तो वो क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो द्रव्यमान बराबर इस आयतन की जगह हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई गुणित घनत्व। अब क्षेत्रफल कितना माना हमने, ये देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, हाइट इस सिलेंडर की कितनी है, h है, तो यहाँ h जाएगा, और घनत्व कितना लिया है, रो,
तो यहाँ क्या आ जाएगा रो। तो हमारा m जो आएगा वो आएगा a क्षेत्रफल की जगह, ऊंचाई की जगह h और घनत्व की जगह रो। तो इस m की जगह इस समीकरण 1 में हम ये वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगी ए एच रो, यहाँ पहुँच गया समीकरण 1 में। तो ये हो गया F इजिकल टू ए एच रो जी। ये तो आ गया F। अभी दाब का हमने सूत्र पढ़ा, दाब बराबर क्या होता है, P बराबर F अपॉन A। ये आ गया प्रणोद, जो लंबवत बल लग रहा है इस पॉइंटों पर, ये कितना आ गया, F इजिकल टू ए एच रो जी। अब ये समीकरण 3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो P इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए एच रो जी F की जगह अपॉन A। इस A से इस A को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, दाब क्या आ जाएगा, H रो जी। तो किसी भी द्रव की स्वतंत्र सतह से H गहराई पर जो दाब होता है वो होता है H रो जी। ठीक है, यदि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब को 0 माना जाए तो H रो जी आएगा। अब हम इस यहाँ पर गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य माना गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तरल दाब पर गुरुत्व के प्रभाव की। यही का ही डेरिवेशन, यही हम सिलेंडर लेंगे और यहाँ पर हम गुरुत्व का प्रभाव निकालेंगे और दाबांतर निकालेंगे, कितना दाबांतर होता है। तो हमने ये मान लिया वही का वही कि एक बर्तन है, इस बर्तन में रो डेंसिटी का एक लिक्विड भरा हुआ है, सपोज कीजिए कि पानी है। इसमें h ऊंचाई वाला एक काल्पनिक हमने बेलन बना लिया, बेलनाकार स्तंभ AB है। ठीक है, यहाँ इसका नाम हमने दिया है XY। ठीक है, XY है, तो जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, द्रव्यमान m है। तो ऊपरी पृष्ठ पर यहाँ पर दाब होगा कितना, मान लीजिए P1, और निचले पृष्ठ पर दाब क्या है, P2 है। तो यहाँ पर इस स्थिति में लगने वाला बल कितना आएगा, देखिए कौन कौन से बल लग रहे हैं। सबसे पहले बेलन में भरे द्रव का भार कहाँ काम करेगा, नीचे। निचले सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो P2A होगा। कैसे P2A हो रहा है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर आएगा दाब गुणित क्षेत्रफल। तो यहाँ जो ऊपर की तरफ बल काम कर रहा है वो P2A होगा, और ऊपरी वाले फलक पर इस सतह पर जो बल काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, वो क्या होगा, P1A। तो एक बल तो हो गया बेलन में भरे द्रव का भार, ये कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ। दूसरा, ऊपर के पृष्ठ पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये भी कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, P1A। और नीचे के पृष्ठ पर ऊपर की ओर बल लगेगा, वो है P2A। अब ये द्रव यदि संतुलन में है तो ऊपर की ओर लगने वाले पूरे बल नीचे की ओर लगने वाले बल के योगफल के बराबर होंगे। द्रव यदि संतुलन में है तो तो हम क्या करेंगे, नीचे कौन कौन से बल लग रहे हैं, ये लग रहा है और ये लग रहा है, इन दोनों का योग इसके योग के बराबर होगा। ऊपर की ओर लगने वाला बल बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल। ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या हुआ, P2A, ये लग रहा है नीचे की सतह पर, और नीचे की ओर mg प्लस P1A। इसका हम पक्षांतर कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा P2A माइनस P1A इक्वल्स टू mg। A को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो A ब्रैकेट में आ जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल्स टू mg। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हमने अभी द्रव्यमान निकाला था आयतन गुणित घनत्व से, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, आयतन गुणित घनत्व। द्रव्यमान की वैल्यू वही आएगी, क्षेत्रफल में ऊंचाई का हम गुणा कर देंगे और घनत्व का तो m निकल आएगा हमारा, तो ये आएगा ए एच रो। ए एरिया हो गया, h हाइट हो गई, और रो क्या हो गया, ये हाइट h है, ए इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और रो हो गया घनत्व। तो ये m का मान आ गया। m का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे, तो a P2 माइनस P1 ए एच रो जी। इस a से इस a को कैंसिल कर दीजिए, तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू आएगा H रो जी। इसका मतलब ये हुआ कि दाबांतर होता है, नीचे का दाब और ऊपर के दाब में, ऊपर की सतह पर दाब में दाबांतर होता है। एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर, यदि एक ही रेखा पर 2 पॉइंट लिए गए हैं, एक पॉइंट यहाँ लिया गया है, एक पॉइंट यहाँ लिया गया है, और वो कैसी लाइन हो, ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तो उस पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच में दाबांतर रहेगा। ठीक है, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो है। एक बात ध्यान रखें, यदि 2 पॉइंट एक ही क्षैतिज रेखा पर हैं तो वहां पर दाब एक समान होता है, द्रव स्थैतिक विरोधाभास कहलाता है। ठीक है,
एक ही पॉइंट पर हैं, पास्कल का नियम भी है, एक ही पॉइंट पर यदि क्षैतिज रेखा पर है बिंदु तो दाब बराबर होगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि अलग अलग पॉइंट पर हैं तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते जाते हैं दाब की वैल्यू बढ़ती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ऊपर के बिंदु और नीचे के बिंदु में दाबांतर होता है हमेशा, और वो कितना होता है एच रो जी, उस द्रव का घनत्व, हाइट और गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो ये हुआ द्रव के अंदर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित बिंदुओं के बीच में दाबांतर होता है। अब हम कुछ केस इसके कंसीडर करते हैं। यदि बिंदु x व y में दाबांतर, इससे ये तय हुआ कि दाबांतर उनके बीच की दूरी h यानी हाइट, द्रव के घनत्व रो और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये हो गई, यदि जो बिंदु x है, ये वाला x है, द्रव की स्वतंत्र सतह पर माना जाए, जैसे हमने पहले डेरिवेशन में लिया था, तो P1 को वायुमंडलीय Pa से और P2 को P से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये जो है सरफेस बिल्कुल यहाँ स्वतंत्र सतह पर है, तो यहाँ वायुमंडलीय दाब काम करेगा। तो ये जो P1 की वैल्यू है वो क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर Pa, और P2 को काय से प्रतिस्थापित कर देते हैं, P से। तो यहाँ जब P2 को P लिखेंगे और यहाँ माइनस Pa लिखेंगे तो P माइनस Pa इक्वल्स टू एच रो जी, मतलब द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब को अपन जोड़ लें, इधर पक्षांतर कर दें तो ये जुड़ जाएगा। तो P इक्वल टू इस पॉइंट पर दाब में वायुमंडलीय दाब जुड़ेगा, तो वायुमंडलीय दाब से इतना दाब अधिक होता है, यानी इस सतह पर जो दाब आया वो एच रो जी आया। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला आता है। तो इसका सलूशन क्या निकला, इस प्रकार स्वतंत्र पृष्ठ के नीचे किसी बिंदु पर दाब वायुमंडलीय दाब से एच रो जी अधिक होता है। उनमें जो दाबांतर होता है वो एच रो जी के बराबर होता है। ये कह सकते हैं हम कि P और Pa वायुमंडलीय दाब से जो अंतर होता है वो एच रो जी के बराबर होता है, या अंदर जो पॉइंट है उस पर दाब वायुमंडलीय दाब से एच रो जी ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये जो एच रो जी है इसको गेज दाब कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, गेज दाब कहते हैं। अब हम बात करते हैं पास्कल के नियम की। पास्कल ने दाब के संदर्भ में बहुत काम किया और उन्होंने एक नियम दिया कि यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दें तो संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होता है। यदि हम गुरुत्व की उपेक्षा कर दें तो प्रत्येक बिंदु पर संतुलन की स्थिति में, जब द्रव संतुलन में है, उस पर लगने वाले बल बराबर हैं, एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, तो उस स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है, एक समान होता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे। दूसरे शब्दों में पास्कल के नियम को इस तरह से भी लिखा जाता है कि यदि किसी तरल पर कहीं भी बाहर से दाब लगाया जाता है तो यह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इन दोनों स्टेटमेंट को आप नोट करिए। पास्कल के नियम को अब हम प्रूव करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि एक मान लीजिए कि इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है और इसमें दो पॉइंट हैं O1 और O2। अब O1 O2 को अक्ष मानकर हम एक काल्पनिक लंब वृत्तीय बेलन बनाते हैं। इसके दो वृत्तीय फलक होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। मान लीजिए इन वृत्तीय फलकों के केंद्र O1 और O2 हैं। ठीक है, अब यदि O1 केंद्र पर वृत्तीय फलक पर लगने वाला बल मान लीजिए कैपिटल F1 है, तो उस पर जो दाब आएगा वो कितना आएगा, दाब का सूत्र है P1 = F1/A। ठीक, तो F1 इससे हम निकालेंगे, जो फोर्स इस पे लग रहा है वो कितना आएगा, तिर्यक गुणा कर दिया हमने P1 और A का, तो P1A, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब मान लीजिए O2 केंद्र, ये जो दूसरा फलक है, इस पर लगने वाला बल F2 है, तो इसी तरह से उस पर बल आ जाएगा। P2 = क्या हो जाएगा, F2/A, तो F2 आ जाएगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए P2A। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हमें पता है कि द्रव संतुलन में है। ये द्रव कैसा है, संतुलन में। तो संतुलन में ये बल क्या होंगे, बराबर होंगे। F1 = F2, इस फलक पर लगने वाला बल दूसरे फलक पर लगने वाले बल के बराबर होगा। तो F1 = F2, तो हम दोनों की वैल्यू रख दें, P1A = P2A। इसे A ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, P1 = P2। P1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ P2 आ जाएगा। ये हमारा पास्कल का नियम सिद्ध हो गया। पास्कल का नियम क्या कहलाता है, संतुलन की स्थिति में
तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होता है। यही पास्कल का नियम है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। एक फलक पर दाब निकाल लें और दाब से बल निकाल लें, दूसरे फलक पर भी बल निकाल लें, संतुलन में है इसलिए बल बराबर होंगे, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू P2 आ जाएगा। पास्कल के नियम का एक एप्लीकेशन है द्रव चालित लिफ्ट और एक और एप्लीकेशन होता है द्रव चालित ब्रेक। हम लिफ्ट की बात करते हैं। देखिए, जब वाहनों को सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं, या किसी भी दूसरी जगह, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ वाहन रखा हुआ है, तो यहाँ से जब प्रेशर अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, तो यहाँ ज़्यादा फोर्स मिलता है और ये वाहन ऊपर की तरफ उठ जाता है। यहाँ कोई द्रव या पानी भरा हुआ है। जब ये इस पिस्टन को अंदर की तरफ दबाया जाता है तो यहाँ से दाब संचरित होकर यहाँ पहुँचता है। आप इसकी संरचना देख रहे होंगे कि यहाँ जो पिस्टन का क्षेत्रफल है वो कम है और यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कम फोर्स अप्लाई किया जाता है, लेकिन इस वाली जगह पर, इस वाले पिस्टन पर जहाँ पर भारी वाहन खड़ा हुआ है, यहाँ पर अधिक बल प्राप्त होता है और ये वाहन ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये सिद्धांत पास्कल के नियम का उपयोग इसमें कैसे हो रहा है उसको हम समझते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? द्रव चालित लिफ्ट, द्रव चालित उत्थापक। और दूसरा पास्कल के नियम का अनुप्रयोग क्या है? द्रव चालित ब्रेक। इन दोनों के निर्माण में किया जाता है। कैसा, इसको हम समझ लेते हैं। ये द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत है। यदि यहाँ पर एक पिस्टन है P1 और उसका क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A1, और यहाँ पर दूसरा पिस्टन है P2, उसका क्षेत्रफल है A2, और ध्यान रखिए A2 इज ग्रेटर देन A1, मतलब ये जो एरिया है इस एरिया से ज़्यादा है। तो P1 पिस्टन P1 द्वारा पानी पर आरोपित, यहाँ पानी भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, एक ट्यूब से इसको दोनों पिस्टनों को जोड़ा गया है। तो दाब कितना हो जाएगा? यहाँ पर P बराबर आएगा F1/A1। यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है F1 और यहाँ एरिया क्या है? A1। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब पास्कल के नियम से यही दाब पिस्टन, दाब हमने क्या पढ़ा है? सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। तो यही दाब संचरित होकर इस पिस्टन पर पहुंचता है, जिससे पिस्टन पर कौन सा बल लगेगा? F2, जो इसको ऊपर उठाता है, जिससे वह ऊपर उठता है। तो P2 पर जो बल लगेगा वो F2 कैसे आएगा? PA2। दाब यहाँ पर वही रहेगा, यही का यही दाब यहाँ संचरित हो रहा है। तो दाब गुणित इस पिस्टन का क्षेत्रफल, तो इस पिस्टन का क्षेत्रफल क्या है? A2 है। अब P की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। F2 बराबर क्या होगा? पिस्टन P2 पर दाब गुणित A2। तो पिस्टन P2 पर दाब वही होगा जो P1 पर दाब है। तो PA2, ये समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ से P का मान हम रख देंगे। अब तक जो हमने किया वो ये किया। यहाँ पर F2 बराबर आ गया PA2। अब इस P की वैल्यू इस समीकरण 2 में रख दी, तो F1/A1 इंटू A2। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं F1A2/A1। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा? A2 इज ग्रेटर देन A1 है। यहाँ A1 का मान कम है और A2 का मान ज़्यादा है। A2 बड़ा है A1 से, तो A2 बड़ा है A1 से, तो F2 बड़ा क्या होगा? F1 से। जब ये राशि बड़ी है तो इसके समानुपाती राशि क्या है? F2। यदि A2 बड़ा है तो F2 बड़ा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कम बल लगाकर हम यहाँ अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्धांत क्या हुआ? कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगाकर अधिक क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल प्राप्त किया जा सकता है। ये द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत है। इसको आपने समझ लिया है, ध्यान रखिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को समझा है उन पर आधारित कुछ अभ्यास के प्रश्नों को आपको करना है। पहला, तरल दाब क्या है? इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। घनत्व की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिए कि द्रव की स्वतंत्र सतह से H गहराई पर दाब h ρg होता है। तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव के लिए सिद्ध कीजिए कि P2 - P1 = h ρg, और पास्कल का नियम लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। और द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत समझाइए। तो इन सब प्रश्नों को आप करिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।